इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के म्यूजिक के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 1 से 30 तक अपलोड कर दिया है, ठीक है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 1 से 10 तक लघु उत्तरीय और 11 से 15 तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये जितना आंसर देख रहे हैं सबका आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा कौन कौन है, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है और इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 1 नंबर में थाट किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन सब देख लीजिए, उसके बाद में आंसर को कीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है नाद को परिभाषित करें, ठीक है। फिर 3 नंबर में पूछा हुआ है कि अनुवादी स्वर किसे कहते हैं। 4 नंबर में है ताल में विभाग क्या है। 5 नंबर में है लय की परिभाषा लिखें और 6 नंबर में है मात्रा को परिभाषित करें, ठीक है। और फिर वहीं 7 नंबर में पूछा हुआ है खाली किसे कहते हैं। 3 ताल का ठेका लिखें, राग क्या है, निबद्ध गान से आप क्या समझते हैं। ये तो 1 से 10 तक आपका लघु उत्तरीय हुआ। और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लीजिए, उसके बाद में आंसर को हम लोग देखेंगे। देखिए, 11 नंबर में है ख्याल गायन का संक्षिप्त इतिहास लिखें और 12 में पूछा हुआ है कि गायकों के गुण अवगुण पर प्रकाश डालें और 13 नंबर में है ठा और दुगुन लयकारी को सोदाहरण समझाएं और 14 में है स्वामी हरिदास की जीवनी को लिखें और 15 में पूछा हुआ है किसी सांगीतिक ग्रंथ का सविस्तार वर्णन करें, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लगातार प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। 1 नंबर में थाट किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग को बांटने के लिए इस्तेमाल होने वाली पद्धति को थाट कहते हैं। यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग को बांटने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पद्धति है उस पद्धति को क्या कहा जाता है, थाट कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रम अनुसार, यानी सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रम अनुसार मुख्य स्वर को थाट कहते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार कर सकते हैं कि थाट को मेल भी कहा जाता है और पंडित भात खंडे ने थाट की अवधारणा की शुरुआत की थी। इन सभी प्रश्नों को आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी बेहतर तरीका से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर में। देखिए, 2 नंबर में पूछा हुआ है कि नाद को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे संगीत में। किसमें, संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा है, संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद को 2 भागों में बांटा गया है। नाद को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला आहत नाद। देखिए, आहत नाद क्या होता है, तो आहत या कंपन से उत्पन्न ध्वनि को आहत नाद कहते हैं, क्लियर। फिर 2 नंबर में होता है अनाहत नाद, यानी योगी जनों की समाधिस्थ अवस्था होता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अनुवादी स्वर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि राग के वादी और संवादी स्वर को छोड़कर, राग के वादी और संवादी स्वर को छोड़कर बाकी बचे स्वर को अनुवादी स्वर कहते हैं, ठीक है। बाकी बचे स्वर को क्या कहते हैं, अनुवादी स्वर कहते हैं। इन्हें राग का सेवक भी कहा जाता है। किसे, अनुवादी स्वर को राग का सेवक भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ताल में विभाग क्या है। ताल में विभाग क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर देखेंगे कि ताल में विभाग मात्राओं के समूह होते हैं। यानी ताल में जो विभाग होते हैं वो मात्राओं के समूह होते हैं। ज़्यादातर तालों में 2 से 6 विभाग होते हैं। यानी ज़्यादातर तालों में क्या होते हैं, 2 से 6 विभाग होते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि लय की परिभाषा लिखें, तो इसका भी उत्तर बिल्कुल इजी है। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। चलिए, फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है मात्रा को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि मात्रा एक गुण है जो बहुलता या परिमाण की स्वरूप में अस्तित्व में हो सकता है। मात्राओं की तुलना कम, अधिक या बराबर के संदर्भ में की जा सकती है, ठीक है। चलिए, फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है कि खाली किसे कहते हैं। खाली किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, खाली वह स्थान है जहाँ ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। खाली वह स्थान होता है जहाँ ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि केवल हाथों को हिलाकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 ताल का ठेका लिखें, तो इसका उत्तर लिखेंगे ठा, दुगुन, तिगुन और चौगुन हाथ की तालियों और इशारों से बोलने का प्रयास त्रिताल या 3 ताल कहलाता है। क्लियर, यानी ठा, दोगुन, तिगुन और चौगुन हाथ की तालियों और इशारों से, हाथ की तालियों और इशारों से बोलने का प्रयास त्रिताल या 3 ताल कहलाता है। क्लियर, चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर में पूछा हुआ है कि राग क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि राग भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक संगीत विधा है। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक संगीत विधा है जिसका उपयोग तत्कालिक प्रदर्शन में किया जाता है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निबद्ध गान से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखेंगे कि प्राचीन काल के प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि निबंध गान कहलाते हैं। क्लियर, इसको आपको कंप्लीट करना लेना है फाइनल एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल इजी परिभाषा है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको देखना है निबंध गान से संबंधित कि आधुनिक गीत के 2 खंड हैं, पहला अस्थाई और दूसरा अंतरा। यहाँ अंतरा होगा, क्या होगा, अंतरा, अंतर टाइपिंग हो गया है। और दूसरा में है प्राचीन गीत के 5 खंड है। प्राचीन गीत के कितने हैं, 5 खंड है। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, 11 का आंसर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में। ख्याल गायन का संक्षिप्त इतिहास लिखे। ठीक है, देखिए ख्याल गायन का संक्षिप्त इतिहास लिखना है। देखिए उसका उत्तर ये है। देखिए ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। इसका इतिहास इस प्रकार है, यानी जो ख्याल है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है और इसका इतिहास इस प्रकार है। पहला नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि ख्याल शब्द की उत्पत्ति फारसी या अरबी भाषा के शब्द से हुई है। यानी ख्याल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फारसी या अरबी भाषा शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कल्पना, यानी ख्याल का मतलब क्या होता है, कल्पना। चलिए फिर दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोगों को लिखना है। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में ख्याल गायन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। यानी जो ख्याल गायन था उसकी शुरुआत कब हुई थी, 12वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार महान संगीतकार और कवि हजरत अमीर खुसरो ने किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको फाइनल एग्जाम के लिए बिल्कुल कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट में देखेंगे ख्याल गायन की शुरुआत में ध्रुपद, धमार और छोटा ख्याल गाया जाता है। यानी ख्याल गायन की शुरुआत में ध्रुपद, धमार और छोटा ख्याल गाया जाता है। इसको भी आपको कंप्लीट रखना है। चलिए फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे 15 से 16वीं शताब्दी में, 15 से 16वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी, यानी 15 से 16वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने मध्यलय प्रधान ख्याल का प्रचलन करवाया था। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए 18वीं शताब्दी में ध्रुपद शैली से प्रभावित ख्याल का विकास हुआ। कब, 18वीं शताब्दी में ध्रुपद शैली से प्रभावित ख्याल का क्या हुआ, विकास हुआ। चलिए फिर अगला पॉइंट में आपको लिखना है 18वीं शताब्दी को ख्याल की विकसित श्रृंखला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। लिखेंगे ख्याल गायन शैली के प्रमुख घराने हैं। यानी ख्याल गायन शैली के कुछ प्रमुख घराने हैं जिनमें ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, पटियाला घराना और दिल्ली घराना। ख्याल गायन में रागों को बड़े पैमाने पर सजाया जाता है। यानी ख्याल गायन में रागों को बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, सजाया जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि गायकों के गुण और अवगुण को लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन में यही है, तो उसका आंसर हम लोग देखेंगे कि गायक मंडली में गाने के लिए समूह के सभी वर्गों को लय में रहना आवश्यक है। ये तो उन लोगों का गुण हुआ।
किनका? गायकों का। यानी गायक मंडली में गाने के लिए जो समूह में होते हैं उन सभी वर्गों को लय में रहना अति आवश्यक होता है। यदि उनमें से या उन समूह का एक भी सदस्य अलग लय में गा रहा है तो यह पूरे प्रदर्शन को ही बिगाड़ देगा। ठीक है, ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे। चलिए फिर इसमें थोड़ा और आगे देखेंगे। थोड़ा पिच वाला गाना बजाने वाला गायक मंडली ढीले ताल वाले गायक मंडली से बेहतर लगेगा। ठीक है, और लय के साथ अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अनुभव महत्वपूर्ण होता है। ये तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वामी हरिदास के जीवनी का वर्णन करें। तो स्वामी हरिदास का जीवन काल 1480 से 1575 माना जाता है। ठीक है, और वे भक्त कवि हैं। स्वामी हरिदास के किस प्रकार के कवि हैं? भक्त कवि हैं। शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यानी जो कवि हरिदास थे वो क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चलिए फिर इनमें आगे हम लोग देखेंगे। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। इन्हें ललिता सखी का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। ये वैष्णव भक्त थे। क्या थे? वैष्णव भक्त थे तथा उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। कौन? हरिदास। कौन थे? स्वामी हरिदास। ठीक है, वे प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान एवं चतुष्ध्रुपद शैली के रचयिता भी हैं। यानी जो स्वामी हरिदास हैं वो प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान एवं चतुष्ध्रुपद शैली के रचयिता भी हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा।